नमस्कार दोस्तों, चलिए लेकर के आ गए हैं एएलपी सीबीटी 2 के लिए दोस्त इलेक्ट्रिशियन थ्योरी। जी हाँ दोस्तों, देखिए इलेक्ट्रिशियन थ्योरी यहाँ पे आपकी क्लास जो है कंटिन्यू चलती रहेगी जब तक आप लोगों का एएलपी का एग्जाम ना हो जाए। ठीक है, तो दोस्त जो लोग इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से हैं फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फटाफट लाइक कर दीजिए। ठीक है, और जो लोग पहले से सब्सक्राइब कर रखे हैं अच्छी बातें हैं, अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिए। चलिए इसमें आपको बताते हैं कि दोस्त पिछले दिन क्या हुआ था कि ये डीसी मोटर जो आप देख रहे हैं, ये डीसी मोटर से बहुत सारे क्वेश्चन हमने क्या किया था कि करा दिया था। इसमें डीसी मोटर में बहुत ऐसे क्वेश्चन थे जो बच गए थे जिसको हम नहीं करा पाए थे, तो उसी को आज क्या है कि कंप्लीट कराने वाले हैं। आज डीसी मोटर पूरा बता करके आज डीसी मीटर पूरा फिनिश कर दिया जाएगा। ठीक है, और जो लोग पहला क्लास नहीं देखे हैं डीसी मोटर का दोस्त डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, जाकर के उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि समय नहीं है, ज्यादा वक्त नहीं है, 20 दिन है, 20 दिन में पूरा आपका इलेक्ट्रिशियन ट्रेड थ्योरी यहाँ पे खत्म कर दिया जाएगा। ठीक है, तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों में शेयर कर ही दीजिएगा। चलिए अभी क्या कर लेते हैं कि डीसी मोटर में जितने भी क्वेश्चंस बचे हुए थे उसको एक एक करके हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, बने रहिएगा अंत तक के। ठीक है, देखिएगा आपको बताते हैं ये अगला क्वेश्चन, ये बचे हुए क्वेश्चन का ही है। ठीक है, क्या कह रहा है इसमें कि बिना भार के कहता है कि सीरीज में जो मोटर होता है उसकी गति क्या होगी ये हमें जानना है। ठीक है, कोई सीरीज वाली डीसी सीरीज मोटर है, वो उसको लोड पे नहीं डाला हुआ है, ऐसे ही चल रहा है, तो उसकी गति कितनी होगी ये हमें जानना है बिना लोड के। तो बिना लोड के अगर मान लीजिए कि डीसी सीरीज में अगर मोटर है, अब बिना लोड के अगर चलेगी तो उसकी स्पीड जो होगी वो अनंत में होगी, इनफिनाइट होगी। क्या होगी? इनफिनाइट होगी। ध्यान रखिएगा, ये आपका क्या होगा कि ये फर्स्ट नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा कि उसकी गति जो होगी वो इनफिनाइट होगी, मतलब कि एकदम अनंत होगी। ठीक है, अब जान लीजिए कि आखिर अनंत क्यों होगी, क्योंकि दोस्त कभी कभी ये क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, तो इसको ध्यान में रखना है। डीसी सीरीज मोटर को बिना लोड पे आप चलाइएगा, उसकी स्पीड जो होती है काफी क्या होती है कि इस ज्यादा होती है, मतलब अनंत होती है। आर्मेचर में क्या होता है कि उसका करंट जो होता है वो जीरो होता है, इसीलिए कहा जाता है कि जब भी आप डीसी सीरीज मोटर चलाइए तो उसको लोड पे डाल करके चलाइए, बिना लोड पे डाल के मत चलाइए, नहीं तो उसकी स्पीड जो होती है काफी हाई होती है। हाई होने की वजह से क्या होता है कि उसमें हीट जो होती है वो उत्पन्न होती है और इससे क्या होती है कि मोटर को जलने की संभावना रहती है। ठीक है, इसलिए डीसी सीरीज मोटर को जब भी आप चलाइए लोड पे डाल के चलाइए, ऐसे मत चलाइए, नहीं तो वो जल सकता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है, इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, देख लीजिए, ये सेकेंड नंबर क्वेश्चन है दोस्त। ये भी क्वेश्चन जो है पूछे, देखिए इसमें हम जितने भी क्वेश्चंस लेकर के आए हैं ना, सारे क्वेश्चन जान लीजिए कि इंपॉर्टेंट है। इससे अगर डीसी मोटर से आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो इससे बाहर नहीं जाने वाला है। ठीक है, खैर पीडीएफ ले लीजिएगा, पीडीएफ में बहुत अच्छी तरह से डील करके आपको समझाया गया है, तो उसको ले लीजिएगा। ठीक है, देख लीजिए अगला नंबर ये क्वेश्चन कहता है कि डीसी सीरीज क्या कहता है, डीसी सीरीज मोटर के मामले में कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ये हमें जानना है। ठीक है, तो पहला नंबर देख लीजिए, पहला नंबर क्या कह रहा है, पहला नंबर तो ये चीज कह रहा है कि इसे सीधा क्या करना चाहिए कि लोड पे जोड़ देना चाहिए डीसी सीरीज मोटर के, तो ये बिल्कुल कह रहा है, क्योंकि हम आपको थोड़ी देर पहले क्या बता दिए हैं कि कोई भी डीसी सीरीज मोटर होता है उसको बिना लोड पे डाले हुए नहीं चलाते, नहीं तो उसकी स्पीड काफी हाई हो जाती है, हीट होने की वजह से उसकी कॉइल जल सकती है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, सीधा उसको लोड पे ही डाल देना चाहिए, उसके बाद जो है क्या करना चाहिए कि डीसी मोटर को चलाना चाहिए। लोड मतलब समझते हैं ना कि कोई बल्ब, फैन, कूलर, एसी, फ्रिज ये सब से कनेक्ट कर देना चाहिए, उसके बाद जो है डीसी मोटर को चलाना चाहिए, इससे उसकी स्पीड कंट्रोल हो जाती है। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा कि फर्स्ट नंबर जो है बिल्कुल ऑप्शन जो है दिया गया है वो बिल्कुल सही दिया गया है। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, देख लीजिए अगला नंबर ये क्वेश्चन आपको दे दिया है कि डीसी जनरेटर में कहता है कि डीसी जनरेटर में कहता है कि कौन सी हानि लोड के साथ बदलती है, ये हमें जानना है। ठीक है, देखिए डीसी जनरेटर में लोड के साथ कौन सा चीजें बदलती है ये हमें जानना है। देखिए जब डीसी जनरेटर होता है, जब उसको चलाइएगा और जैसे जैसे लोड उस पर डालिएगा वैसे वैसे उसमें क्या होगी, उसमें कॉपर की लॉसेज जो है क्या होगी कि बदलती रहती है। क्या? कॉपर की लॉसेज। ये आपका क्या होगा कि फर्स्ट नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा कि कॉपर लॉसेज जो है बदलती रहती है, जितना लोड डालिएगा उतना क्या होगा कि उसका कॉपर लॉसेज होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस उतना ज्यादा उत्पन्न होगा, और रेजिस्टेंस ज्यादा उत्पन्न होने से क्या होगा कि उसकी कॉपर लॉसेज भी बढ़ती रहेगी। स्वाभाविक बात है, लोड डालिएगा तो रेजिस्टेंस का मान बढ़ेगा, रेजिस्टेंस का मान बढ़ेगा तो क्या होगा कि कॉपर की लॉसेज बढ़ेगी। तो वो लोड के साथ क्या होता है कि बदलती है, लोड कम कीजिए तो कॉपर लॉसेज कम होगा, लोड बढ़ा दीजिए तो कॉपर लॉसेज ज्यादा होगा। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, ये तांबा की हानि जो है क्या होगा कि आपका बदलती रहती है ये लोड के साथ में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है दोस्त, पूछे जाते हैं, ये सब ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, देखिएगा देख लीजिए अगला नंबर ये क्वेश्चन आपको दे दिया है कि निम्नलिखित में से कहता है कि किस परीक्षण में केवल कहता है कि निम्नलिखित में से किस परीक्षण में केवल एक मोटर का क्या किया जाता है कि आवश्यकता होती है। ठीक है, देखिए बहुत सारे जो है टेस्ट किए जाते हैं, मोटर को टेस्ट की जाती है। ठीक है, तो उस किस टेस्ट में कहता है कि सिंगल मोटर की जरूरत होती है। वैसे जान लीजिए कि जनरली जो है 2 मोटर की आवश्यकता होती है, लेकिन इसमें से हमको देख लेना है कि इसमें से किस टेस्ट में सिंगल मोटर की आवश्यकता होती है। देखिए जब आप नो लोड टेस्ट कीजिएगा उसमें सिंगल मोटर की आपको आवश्यकता होती है। कौन सा टेस्ट? नो लोड टेस्ट।
ध्यान रखिएगा। ये फोर्थ नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा, नो लोड टेस्ट। इस नो लोड टेस्ट में आपको सिंगल मोटर की आवश्यकता होती है। इसमें होता क्या है ये थोड़ा सा समझ लीजिए। नो लोड टेस्ट में आखिर क्यों की जाती है नो लोड टेस्ट? देखिए नो लोड टेस्ट में क्या होता है आपको बता दिए हैं कि बिना लोड के मोटर को चलाया जाता है। क्या किया जाता है? बिना लोड के मोटर को चलाया जाता है। इसमें क्या होता है कि उसकी धारा और उसकी पावर फैक्टर को चेक किया जाता है बिना लोड के, ठीक है। तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है कि नो लोड टेस्ट, बिना लोड के मोटर को चलाना नो लोड टेस्ट हो गया। इसमें किसका किसका टेस्ट किया जाता है, क्योंकि पूछ देगा कभी कभी आपको एग्जाम में, तो इसमें करंट और पावर फैक्टर की चेक की जाती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। देख लीजिए अगला नंबर, ये क्वेश्चन आपको दे दिया है कि कहता है कि 3 बिंदु स्टार्टर यानी 3 पॉइंट स्टार्टर जो होता है उसका उपयोग कहता है कि किसके लिए किया जा सकता है, ये हमें जानना है। देखिए 3 पॉइंट स्टार्टर जो है उसका उपयोग किसके लिए किया जाता है दोस्त? पहला नंबर तो देख लीजिए, पहला नंबर आपको क्या कह रहा है, ये चीज कह रहा है कि केबल जो है सीरीज मोटर के लिए किया जाता है, या दूसरा नंबर दे दिया है कि शंट मोटर के लिए किया जाता है, या तीसरा कहता है कि केबल इसमें मिश्रित मोटर मतलब मिक्स मोटर जो होता है कंपाउंड मोटर जिसको हम लोग कहते हैं उसके लिए किया जाता है, या शंट मोटर और कंपाउंड मोटर दोनों के लिए किया जाता है। देखिए तो आपको हम बताते हैं कि 3 पॉइंट स्टार्टर जो होता है उसका उपयोग जो होता है किसके लिए किया जाता है? शंट में भी किया जाता है, कंपाउंड मोटर में भी किया जाता है, दोनों में किया जाता है। इसको ध्यान रखिएगा, किस किस में? शंट मोटर और कंपाउंड मोटर दोनों में किया जाता है। ये फोर्थ नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा कि शंट मोटर और कंपाउंड मोटर में दोनों में किया जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि मोटर की गति क्या होती है कि शुरू करने के लिए इसको क्या किया जाता है, शुरू करके और इसको कंट्रोल करने के लिए किया जाता है, ठीक है। मोटर को स्टार्ट करके और उसको कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। मोटर क्या होता है कि शुरू में क्या होता है कि धारा जो होती है उसको काफी हाई होती है, ठीक है। तो उसमें फेलियर भी इसको क्या किया जाता है कि चेक किया जाता है, क्या कि फेलियर से बचाना होता है ना मोटर को, कि फेल्ड ना हो जाए मोटर, इसलिए उसको बचाया भी जाता है। तो इसलिए जो है उसका उपयोग जो है शंट मोटर और आपको बता दिए हैं कंपाउंड मोटर दोनों में किया जाता है, ठीक है। पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं। देख लीजिए अगला नंबर, ये क्वेश्चन आपको दे दिया है कि डीसी मोटर में कहता है कि निम्नलिखित में से कहता है कि कौन सा जो है तापमान वृद्धि को बरकरार रखता है, ये हमें जानना है, ठीक है। तो टेम्परेचर, जैसे कि मान लीजिए कि कोई डीसी मोटर होता है उसको जब चलाइएगा ना तो वो हीट हो जाता है, लेकिन हीट हो जाता है तो उसके टेम्परेचर को कौन जो है कायम रखता है, मतलब बरकरार रखता है, टेम्परेचर को ना घटने देता है ना बढ़ने देता है। अगर ज्यादा मोटर चलते चलते ज्यादा हीट हुई हो गया तो फिर भी मोटर को हीट फील नहीं होने देता है, ये हमें जानना है, ठीक है। क्योंकि पूछे जाते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। देखिए आपको हम बताते हैं करेक्ट आंसर, जो मोटर होता है उसके क्या होता है कि फील्ड बाइंडिंग होती है। क्या होती है? फील्ड बाइंडिंग होती है, ध्यान रखिएगा। ये थर्ड नंबर, फील्ड बाइंडिंग होती है। फील्ड बाइंडिंग में क्या होता है कि ये बाहर जो मोटर चलती रहती है तो हीट उत्पन्न होती है ना, तो ये क्या करती है कि हीट को मतलब कि कंट्रोल करके रखती है, एक तरह से कहिए तो हीट को न ज्यादा बढ़ने देती है न ज्यादा कम क्या होती है कि कम करने देती है, ठीक है। तो हीट को एकदम जो है बरकरार रखती है, जिससे क्या होती है कि मोटर की एफिशिएंसी जो होती है, दक्षता जो होती है उसकी बढ़ जाती है, ठीक है। इसीलिए फील्ड बाइंडिंग की जरूरत पड़ती है। तो पूछे जाते हैं, ध्यान में रखना है ये सब क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। देख लीजिए, ये आपका बस हो गया, ट्रेन हो गया, या ट्रॉली हो गया, या होइस्ट हो गया, या मान के चलिए बहुत सारे बड़े बड़े क्रेन होते हैं। उसमें क्या होती है ना कि टॉर्क की आवश्यकता होती है, इसलिए उसमें क्या किया जाता है, किस प्रकार की मोटर की यूज किया जाता है, ये हमें जानना है। देखिए सीधी सी बात जान लीजिए कि जिसमें जितना टॉर्क होता है, टॉर्क मतलब जानते हैं ना, टॉर्क मतलब कि उसकी एक तरह से कहिए तो शक्ति होती है। तो जिसका जितना जो है क्या होता है कि टॉर्क होता है, उतना ही ज्यादा क्या होता है ना कि वो भारी व्हीकल होता है या भारी कहिए वाहन होता है। तो जितना भारी वाहन देखिएगा ना उसका टॉर्क उतना ही ज्यादा होता है। तो उसमें किस प्रकार के जो है मोटर का यूज किया जाता है, ये हमें जानना है। देखिए उसमें जो यूज किया जाता है ना, वो जैसे कि बस हो गया, ट्रेन हो गया, ट्रॉली हो गया, क्रेन हो गया, ये सभी में जो होता है ना डीसी सीरीज मोटर का यूज किया जाता है। क्यों डीसी सीरीज मोटर का क्यों किया जाता है? ये फर्स्ट नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा, क्योंकि काफी स्मूथ चले और इसकी जो ताकत होती है वो काफी अच्छा रहती है, एक समान चलती है ये, ठीक है। इसलिए डीसी मोटर का क्या किया जाता है, डीसी सीरीज मोटर का यूज किया जाता है इन सभी में। जैसे कि मान लीजिए लिफ्ट हो गया, लिफ्ट में भी क्या किया जाता है, डीसी सीरीज मोटर का यूज किया जाता है। एक्सीलेटर हो गया, रेलवे प्लेटफॉर्म पे देखते होइएगा ऊपर नीचे जाने के लिए ऑटोमेटिक जो है चलने वाला जो सीढ़ी होता है जिसको एक्सीलेटर कहते हैं, उसमें भी क्या होता है कि डीसी सीरीज मोटर का यूज किया जाता है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे जो है बड़े बड़े जो है क्या होते हैं कि भारी भरकम वाले चीजें होती है, मशीन होती है, उसमें जो है डीसी सीरीज मोटर का यूज किया जाता है, ठीक है। पूछ देता है कभी कभी, तो इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा देते हैं। देख लीजिए अगला नंबर, ये क्वेश्चन आपको दे दिया है कि डीसी मशीन की गति कहता है कि नियंत्रण की निम्नलिखित में से कहता है कि कौन सी विधि जो है न्यूनतम दक्षता प्रदान करती है, एकदम मिनिमम इफिशियंसी प्रदान करती है, ये हमें जानना है, ठीक है। डीसी मशीन की गति कंट्रोल के
के लिए निम्नलिखित में से, ठीक है। तो इसमें से देख लीजिएगा, इसमें से किसकी मतलब मोटर की मशीन की गति के नियंत्रण के लिए कौन सा जो है मिनिमम इफिशियंसी प्रदान करता है, ये हमें जानना है, ठीक है। देखिए मिनिमम इफिशियंसी प्रदान कौन कर सकता है? आर्मेचर कंट्रोल मेथड, आर्मेचर कंट्रोल मेथड, ध्यान रखिएगा ये थर्ड नंबर। आर्मेचर कंट्रोल मेथड जो होती है ये मोटर की गति की जो इफिशियंसी होती है, ये मिनिमम दक्षता जो होती है, उसकी मिनिमम इफिशियंसी जो होती है वो प्रदान करने का काम करता है, ठीक है। तो ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, देखिएगा, देख लीजिए अगला नंबर। ये क्वेश्चन आपको दे दिया है कि यदि किसी डीसी मोटर का कहता है कि बैक ईएमएफ, ठीक है, बैक ईएमएफ और जो है गति अगर मान लीजिए कि दुगुना कर दिया जाता है, तो दुगुना कर देने पे उसकी कहता है कि टॉर्क क्या होगा, ये हमें जानना है। देखिए किसी भी मोटर की बैक ईएमएफ या अगर मान लीजिए उसकी गति है, अगर उसको दुगुना कर देते हैं तो उसकी टॉर्क क्या होगी? दोस्तों उसके टॉर्क पे थोड़ा भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसके टॉर्क से कोई मतलब ही नहीं है। बैक ईएमएफ आप दोगुना कर दीजिए, गति दोगुना कर दीजिए, 5 गुना कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है उसके टॉर्क पे। टॉर्क जो पहले था वही रहेगा, उस पर कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है, ठीक है। तो ये फर्स्ट नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा कि टॉर्क क्या होगा कि बिल्कुल परिवर्तित नहीं होगा, टॉर्क बिल्कुल वही रहेगा जो पहले था। अब टॉर्क पे किसका प्रभाव पड़ता है ये जान लीजिए। टॉर्क किससे प्रभावित होता है? तो टॉर्क जो होता है वो धारा से प्रभावित होता है, करंट से प्रभावित होता है, क्योंकि टॉर्क जो होता है वो करंट का क्या होता है कि बिल्कुल समानुपाती होती है। जितना धारा बढ़ेगा, जितना करंट बढ़ाइएगा उतना क्या होता है कि उसकी टॉर्क की मान जो है बढ़ जाती है। जितना धारा को कम कीजिएगा उतना ही टॉर्क का मान क्या होता है कि कम जाता है, ठीक है। तो टॉर्क और करंट का ये दोनों के बीच जो है समानुपाती का मतलब कि संबंध होता है, ठीक है। तो उसका डिफेक्ट पड़ सकता है। अगर ये चीजें कहता है क्वेश्चन में कि धारा को दोगुना कर दिया जाता है तो टॉर्क का क्या होता मान, तब उस समय टॉर्क जान लीजिए कि टॉर्क भी दोगुना हो जाता था, ठीक है। लेकिन बैक ईएमएफ की अगर बात कर लेते हैं, गति की बात कर लेते हैं, बैक ईएमएफ गति के बढ़ने से जो है टॉर्क पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। हाँ लेकिन ये चीजें जान लीजिए कि बैक ईएमएफ गति में संबंध होता है। अगर बैक ईएमएफ का मान बढ़ता है तो गति के मान के बढ़ने से बढ़ता है, गति का मान बढ़ेगा तो बैक ईएमएफ बढ़ेगा, बैक ईएमएफ बढ़ेगा मतलब गति बढ़ेगा, ये दोनों एक दूसरे के समानुपाती होती है। तब उस कंडीशन में ये चीजें हो सकता था, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा दोस्त, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, देख लीजिए। इसमें दे दिया है कि डीसी मोटर द्वारा विकसित टॉर्क कहता है कि किस पे डिपेंड करती है, ये हमें जानना है, ठीक है, कि किस पे निर्भर करती है, ठीक है। डीसी मोटर द्वारा विकसित टॉर्क किस पे डिपेंड करती है ये हमें जानना है। देखिए आपको बताते हैं कि टॉर्क डीसी मोटर में क्या होता है कि डीसी मोटर में जैसे आप सप्लाई फील्ड मतलब दीजिएगा, वैसे क्या होता है कि उसके चारों ओर जो है मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होने लगता है। तो मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा तो टॉर्क उस पर डिपेंड करेगा, मैग्नेटिक फील्ड पे भी डिपेंड करता है। तो ये फर्स्ट नंबर पे भी डिपेंड करेगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड पे भी डिपेंड करेगा। दूसरी ये चीजें जान लीजिए कि कंडक्टर जो होती है उसका जो विद्युत प्रवाह होता है, मतलब ये इलेक्ट्रिक प्रवाह जो होता है उस पर भी डिपेंड करती है। मतलब ये सेकंड नंबर जो आप देख रहे हैं उस पर भी डिपेंड करती है। थर्ड नंबर की अगर बात कर लेते हैं दोस्त, थर्ड नंबर तो ये जान लीजिए कि कंडक्टर की संख्या जो होती है उस पर भी, क्योंकि जितनी कंडक्टर की संख्या होगी उतना ज्यादा क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा, और कंडक्टर की संख्या को अगर कम कर दीजिएगा तो उतना मैग्नेटिक फील्ड कम उत्पन्न होगा। तो टॉर्क उसी पे तो डिपेंड करता है, मैग्नेटिक फील्ड पे। तो मैग्नेटिक फील्ड किस पे डिपेंड करेगा? कंडक्टर की संख्या पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो ये दोनों पे डिपेंड करेगा तो टॉर्क तो स्वाभाविक है कि उस पे डिपेंड करेगा ही। अगर देख लिया जाए इन चारों में से तो ये तीनों ऑप्शन सही होगा, मतलब कि फोर्थ नंबर आपका सही होगा कि उपयुक्त में सभी कारक पे, सभी फैक्टर पे डिपेंड करता है टॉर्क जो होता है सो, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं। देखिए अगला नंबर ये क्वेश्चन आपको दे दिया है कि कहता है कि जब एक डीसी मोटर को क्या किया जाता है कि सप्लाई पर रखा जाता है, मतलब पावर सप्लाई पर रखा जाता है, तो शुरू करते समय कहता है कि शुरू करते समय वह किस तरह का व्यवहार करता है ये हमें जानना है, ठीक है। देखिए जब भी किसी डीसी मोटर को आप सप्लाई दे रहे हैं, मतलब पावर उसमें सप्लाई दे रहे हैं, इनपुट में पावर दे रहे हैं, तब वह शुरू में किस तरह का व्यवहार करता है? लो रेजिस्टेंस सर्किट की तरह व्यवहार करता है। किस तरह से? लो रेजिस्टेंस सर्किट की तरह व्यवहार करता है, ये बात ध्यान रखिएगा। जब भी डीसी मोटर को आप सप्लाई दीजिएगा, एक जो है लो रेजिस्टेंस सर्किट की तरह वो व्यवहार करना शुरू करता है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना है। ये सेकंड नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा कि लो रेजिस्टेंस की तरह जो है व्यवहार करना शुरू कर देता है, ठीक है। अब ये चीजें जान लीजिए कि कभी कभी आप बैक ईएमएफ नहीं समझते होइएगा कि बैक ईएमएफ होता क्या है। देखिए बैक ईएमएफ करने का क्या मतलब क्या है कि मान लीजिए कि डीसी मोटर होता है, डीसी मोटर के घूमते समय क्या होता है कि उसमें ईएमएफ उत्पन्न होता है। क्या होता है? ईएमएफ। अब बैक ईएमएफ करने का क्या मतलब? ईएमएफ का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उत्पन्न होता है, ठीक है। अब बैक ईएमएफ मतलब कि ठीक उसके उल्टा हो जाता है, ठीक है। तो वो क्या करता है ना कि जो मोटर के लिए जो अपना सप्लाई होते रहता है वोल्टेज, उसको क्या करता है कि विरोध करने का काम करता है, इसलिए उसको बैक ईएमएफ कहते हैं, ठीक है। बैक ईएमएफ मतलब समझ गए होंगे कि मोटर को चलाने के लिए जितनी भी करंट को पावर सप्लाई दिया जाता है उसका ठीक विरोध जो करता है ईएमएफ,
उसी को बैक ईएमएफ कहते हैं। तो ये चीजें होता है, इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि बैक ईएमएफ बार बार आपको सुनने के लिए मिलेगा, आप नहीं समझ पाइएगा तो फिर दिक्कत ना है। चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि डीसी मोटर की गति कहता है कि किसी में परिवर्तन करके किया जा सकता है या नहीं बदला जा सकता है। ठीक है, देखिए डीसी मोटर की गति को किस में बदला जा सकता है, परिवर्तन गति को किस में परिवर्तन करके बदला जा सकता है, मतलब मोटर के जो स्पीड होता है उसको कम ज्यादा करना हो तो किसी में परिवर्तन करके किया जा सकता है। तो पहले नंबर तो देख लीजिए, दे दिया है कि आपको ये क्षेत्र करंट दे दिया, मतलब कि फील्ड करंट। तो फील्ड करंट को भी अगर आप क्या कर सकते हैं कि कम ज्यादा कर सकते हैं, तो मोटर की गति क्या होगी कि कम ज्यादा हो सकती है। ठीक है, तो पहला नंबर भी डिपेंड करेगा। दूसरी नंबर चीजें जान लीजिए कि अप्लाई वोल्टेज, जो हम उसको इनपुट में वोल्टेज दे रहे हैं उसको भी कम बेस करके हम क्या कर सकते हैं, मोटर की गति को कम कर सकते हैं। वोल्टेज कम दे देंगे, स्वाभाविक कम स्पीड से चलेगा, ज्यादा वोल्टेज सप्लाई करेंगे तो ज्यादा चलेगा। ऐसा नहीं कि मोटर को जला देना है, मतलब कि एक लिमिट मात्रा में चीजें होती है। उसके बाद बता दें कि आर्मेचर के साथ जो रेजिस्टेंस जो श्रृंखला क्रम में जुड़ा होता है, तो उसको भी आपस में चेंज करके क्या कर सकते हैं कि उसकी स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब ये थर्ड भी होगा। अगर देख लिया जाता है इन चारों में से ये तीनों होगा, ये फोर्थ नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, उपयुक्त में सभी फैक्टर पे डिपेंड करेगी। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, देख लीजिए। अगला नंबर एक क्वेश्चन दोस्त ये चीजें दे दिया है कि मान लीजिए कि एक डीसी मोटर दूसरी डीसी मोटर के साथ क्या किया जाता है कि कनेक्ट किया जाता है, मतलब चलाया जाता है। एक डीसी मोटर से दूसरे डीसी मोटर को क्या किया जाता है कि चलाया जाता है। तब उस कंडीशन में दूसरी डीसी मोटर जो है वो किस तरह का व्यवहार करता है, किस तरह से चलता है, ये हमें जानना है। देखिए एक बात हमेशा माइंड में सेट कर लीजिए कि जब भी एक मोटर को दूसरे मोटर से आप कनेक्ट कीजिएगा और दूसरा मोटर जो होगा, जो पहले मोटर से कनेक्ट होगा दूसरा मोटर, वो दूसरा मोटर जो होगा वो एक जनरेटर की तरह जो है क्या करना है, चलना शुरू कर देता है। किसके तरह से, जनरेटर की तरह चलना शुरू कर देगा। ध्यान रखिएगा, ये आपका क्या होगा कि फर्स्ट नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा कि वो जनरेटर की तरह जो है चलना शुरू कर देता है। इंपॉर्टेंट है दोस्त, पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ध्यान में रखना है। चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन आपको दे दिया है कि कहता है कि एक डीसी मोटर को आसानी से कहता है कि किससे पहचाना जा सकता है। ठीक है, मान लीजिए कि आपके सामने क्या कोई डीसी मोटर देता है, तो उसको आप कैसे पहचानिएगा कि यही डीसी मोटर है। उसको पहचानने का कोई तो तरीका होना चाहिए ना। देखिए सबसे आसान तरीका होता है उसमें कम्यूटेटर। क्या होता है, कम्यूटेटर। कम्यूटेटर से आप आसानी से पहचान सकते हैं कि ये डीसी मोटर है। ठीक है, तो इसका ये सेकेंड नंबर ऑप्शन क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा। कम्यूटेटर से हम पहचान सकते हैं कि वो डीसी मोटर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, देखिएगा। ये देख लीजिए 5 HP का आपको दे दिया है कि 5 HP तक के, ये आप उससे कहिए कि छोटी डीसी मोटर है, वो सामान्यतः जो है उसमें कितने पोल होते हैं ये हमें जानना है। ठीक है, देखिए 5 HP तक के अगर मोटर की अगर बात कर लेते हैं तो उसमें ध्रुव जो होती है, वो पोल जो होती है वो 2 पोल का होता है। मोटर कितने पोल का होता है, 2 पोल का होता है। ध्यान रखिएगा, फर्स्ट नंबर आपका आंसर क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा कि 5 HP तक की जो है मोटर या उससे छोटी मोटर जो होती है वो 2 पोल की मोटर होती है। ये चीजें जान लीजिए कि मोटर की स्पीड कहिए या मोटर की कैपेसिटी कहिए, वो डिपेंड करता है उसके पोल पे। पोल की संख्या जैसे जैसे बढ़ाइएगा वैसे वैसे उसकी दक्षता, उसकी इफिशियंसी, उसकी फैक्टर जो है, पावर फैक्टर, वो बढ़ती चली जाती है। इसको ध्यान में रखना है, ये चीजें वो डिपेंड करेगी पोल के संख्या पे। ठीक है, तो ध्यान रखना है ये क्वेश्चन, क्योंकि दोस्त पूछे जाते हैं ये सारे क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि एक डीसी मोटर में यदि बैक ईएमएफ अनुपस्थित हो, मतलब प्रेजेंट ना हो, एक डीसी कोई मोटर है उसमें बैक ईएमएफ है ही नहीं, समझिए अचानक गायब हो गया, तब उस कंडीशन में क्या होगा ये हमें जानना है। ठीक है, देखिए कोई भी डीसी मोटर है, मान लीजिए कि उसमें अगर बैक ईएमएफ ना है, इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स, बैक इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स जो कहते हैं, मान लीजिए कि नहीं है, तब एक चीजें जान लीजिए कि मोटर की जो स्पीड होगी वो कहीं ज्यादा होगी, बहुत ज्यादा स्पीड होगी। उस कंडीशन में मोटर तुरंत हिट करेगी और हिट करने के बाद मोटर की जलने की संभावना बहुत ज्यादा होगी अगर उसमें बैक ईएमएफ उत्पन्न ना हो, मतलब बैक ईएमएफ हो ही नहीं। ठीक है, तो ये फर्स्ट नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा। होता है कभी कभी ये चीजें जान लीजिए कि मोटर चलते चलते क्या होता है कि उसका ईएमएफ जो है गायब हो जाता है, अचानक गायब हो जाता है। अगर मान लीजिए कि अचानक गायब हो गया तब क्या होगा, वही ना होगा कि उसकी स्पीड हाई स्पीड हो जाएगी, तुरंत हिट करेगी, उसका कॉइल जल जाएगा। ठीक है, तो बैक ईएमएफ होना जरूरी होता है क्योंकि मोटर की स्पीड को वो कंट्रोल करता है, बैक ईएमएफ जो होता है सो। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अगला नंबर देखिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि किसी कहता है कि किसी मशीन पर कहता है इसमें हॉपकिंसिंग, कौन, हॉपकिंसन कहता है ना, हॉपकिंसन परीक्षण जो है कहां आयोजित किया जाता है ये हमें जानना है। देखिए डीसी मोटर जो होता है, डीसी मोटर पर क्या है, हॉपकिंसिंग परीक्षण जो होता है वो कहां यूज की जाती है, किस लिए यूज की जाती है, कब यूज की जाती है, जान लीजिए। देखिए हॉपकिंसिंग का मतलब ये चीज होता है कि पूरा लोड देकर के डीसी मोटर को चेक किया जाता है, टेस्ट किया जाता है। तो जब फुल लोड करके जब उसको टेस्ट किया जाता है तो उसको हॉपकिंसिंग टेस्ट जो है कहा जाता है, हॉपकिंसन टेस्ट कहते हैं उसको, ध्यान रखिएगा। उस पे हॉपकिंसिंग टेस्ट में आपका
पूरा लोड होता है, फुल लोड पे जनरेटर डीसी मोटर होता है। तो इसको ध्यान रखिएगा, पूर्ण लोड पे होगा, ये आपका थर्ड नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा कि पूर्ण लोड पे, पूरा फुल तरीके से लोड देते हैं फिर उसको देते हैं। ऐसा करने से उसमें टेस्ट जो करते हैं, किसका परीक्षण करते हैं, किस चीज को हम जांच करते हैं, उसमें क्या करते हैं कि टेम्परेचर कितना तक के वृद्धि हो सकता है, ये चीज हम देखते हैं। क्योंकि पूरा लोड पे दे देंगे, उसके बाद हम मोटर को चलाएंगे तो स्वाभाविक बात है ना कि मोटर काफी हीट करेगा, तो कहां तक के हीट करेगा और कहां तक की वो वेरिएशन होगा उसमें, ये चीजें उसकी जो है टेस्ट की जाती है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, एक सीमा होता है, उस सीमा तक के जो है उसको रखा जाता है, टेस्ट किया जाता है, पूछे जाते हैं, क्योंकि हॉप जो है, किशन जो है, टेस्ट पूछे जाते हैं। तो इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, देखिएगा, देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन आपको दे दिया है कि डीसी जनरेटर के, मान लीजिए कि कोर है, कोर को लेमिनेशन तो हम लोग करते हैं ना, तो वो लेमिनेशन जो है किस हानि को कम करने के लिए किया जाता है, ये हमें जाना है। जैसे कि मान लीजिए कि ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर का कोर क्या होता है कि सॉफ्ट आयरन का बना होता है, उस पर लेमिनेटेड होता है, तो लेमिनेटेड होता है तो आखिर उसका कोर जो है लेमिनेटेड किया जाता है, क्यों किया जाता है दोस्त? एडी करंट जो लॉसेज होती है उसको कम करने के लिए क्या किया जाता है कि वो लेमिनेट किया जाता है। इसको ध्यान रखिएगा, किसके लिए? ईडी करंट को कम करने के लिए। तो डीसी जनरेटर में भी उसी तरह से होते हैं, कोर को जो है लेमिनेट किया जाता है, उसको ईडी करंट को कम करने के लिए, भंपर धारा जो होती है उसको कम करने के लिए। अगर ना होगा भंपर धारा तो कम, क्या होगा दोस्त? उसके क्या होगी कि जो मोटर हीट करना शुरू होगा, कॉइल जलने की संभावना बढ़ जाती है, इसलिए उसको जो है ईडी करंट को कम करने के लिए की जाती है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, ये सेकंड नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्त, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जान लीजिए कि फिर अगले दिन जो है आपका जो है एक नए टॉपिक लेकर के हम आएंगे आपके लिए, जो आपके एएलपी सीबीटी 2 के एग्जाम में पूछे जाएंगे। क्योंकि दोस्त इससे जो है बहुत सारे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं एएलपी सीबीटी 2 के एग्जाम में, प्रीवियस क्वेश्चन देख लीजिएगा, आपको पता लग जाएगा। देखिएगा अगला क्वेश्चन आपको बताते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन ये कहता है कि निम्नलिखित में से किस नियम का उपयोग, निम्नलिखित में से कहता है किस नियम का उपयोग जो है डीसी मोटर के घूर्णन की दिशा कहता है कि निर्धारित करने के लिए किया जाता है। जैसे डीसी मोटर है तो डीसी मोटर की डायरेक्शन अगर हमको मतलब पता करना है कि किस डायरेक्शन में मतलब उसका करंट उत्पन्न हो रहा है या उसका जो है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, तो उसकी हमको धारा की दिशा या कोई भी उसकी दिशा होती है, डायरेक्शन होती है, उसको पता करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? तो दोस्तों हम लोग अच्छी तरह से पढ़े हुए हैं फ्लेमिंग का लॉ, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम पढ़े हैं आप लोग, तो उसी का इस्तेमाल करते हैं। ये फोर्थ नंबर आपका आंसर। फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से हम लोग पता करते हैं। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है कि फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल कहता है कि ये अंगूठा, तर्जनी, अमादमा तीनों को परस्पर इस प्रकार से फैलाना है कि वो लंबवत हो, मतलब कि 90 डिग्री का एंगल बना ले। जब 90 डिग्री का एंगल बनाता है उस कंडीशन में क्या होता है कि ये जो तर्जनी होती है, ये तर्जनी क्या करता है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताता है। ठीक है, और ये माध्यमा जो होता है, ये माध्यमा क्या करता है कि धारा जो करंट होती है उसकी डायरेक्शन को बताता है। अंगूठा जो होता है उसका क्या होता है कि फोर्स की दिशा को बताता है। ठीक है, तो ये सभी डायरेक्शन को पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल का यूज करते हैं। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा क्योंकि पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि जब मान लीजिए कि दो डीसी मोटर है, उसको आप क्या करते हैं कि पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं। पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं तो उसका रिजल्टेंट जो स्पीड होगा, मोटर की स्पीड जो होगा, परिणामी स्पीड, वो क्या होगा, ये हमें जानना है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्त, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन आपको पूछे भी जा चुके हैं, इसलिए हम आपको सेलेक्ट करके लेकर के आए हैं क्वेश्चन। देखिए दो डीसी मोटर को आप अगर सीरीज डीसी सीरीज मोटर है, उसको आपस में अगर पैरेलल में आप कनेक्ट कर देते हैं, वैसे सिंगल मोटर होता है, सिंगल मोटर को आप पावर सप्लाई देकर के चलाइएगा तो उसका स्पीड जो होगा सो, अब पैरेलल में कनेक्ट जो सीरीज डीसी मोटर है उसका स्पीड जो होगा सो वो पहले वाले से थोड़ा सा अधिक हो जाएगा। जो पैरेलल में कनेक्ट है उसका स्पीड थोड़ा सा ज्यादा होगा, इसका ध्यान रखिएगा, सामान्य से नॉर्मल से ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा कि सामान्य से उसकी गति क्या होगी कि थोड़ा सी ज्यादा होगी। इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। चलिए अगला नंबर देखिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन आपको दे दिया है कि जैसे जैसे मान लीजिए कि लोड बदलता है, डीसी करंट शंट मोटर की कहता है कि गति क्या होगी, ये हमें जानना है। ठीक है, देखिए जैसे जैसे लोड बढ़ता है वैसे डीसी शंट मोटर की जो गति होती है वो क्या होगी कि थोड़ा सा कम करेगी। क्या होगी? थोड़ा सा कम करेगी। ध्यान रखिएगा, ये आपका क्या होगा? फर्स्ट नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा कि थोड़ा सा कम करेगी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला नंबर देखिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन आपको दे दिया है कि डीसी मोटर द्वारा विकसित कथा शक्ति, विकसित जो है यांत्रिक शक्ति किसके बराबर होता है, ये हमें जाना है। देखिए जब भी आप डीसी मोटर आप चलाइएगा तो उसमें क्या होता है कि बैक ईएमएफ तो उत्पन्न होता ही है, और उसमें आर्मेचर से करंट प्रवाहित होती है। तो जितना भी बैक ईएमएफ उत्पन्न होगा और जितना आर्मेचर से करंट उत्पन्न हो रहा है या जितना आर्मेचर में करंट है, वो दोनों का गुणनफल जो है वो क्या होता है कि मैकेनिकल पावर के बराबर होता है। डीसी मोटर के मैकेनिकल पावर के बराबर होता है।
ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। ये सेकंड नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा कि ईएमएफ, बैक ईएमएफ और जो है आर्मेचर में करंट जो है दोनों के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, पूछे जाते हैं, ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर देख लीजिए। अगला नंबर क्वेश्चन दोस्त ये चीजें दे दिया है कि डीसी शंट मोटर मंदन परीक्षण का जो है उद्देश्य जो होता है वो किस चीज को पता करने के लिए होता है, ये हमें जानना है। देखिए डीसी शंट मोटर का जो मंदन परीक्षण किया जाता है, ठीक है, यानी उसमें जो है मतलब कि रेटेड्रेशन जो है टेस्ट किया जाता है, वो क्यों किया जाता है? वो किया जाता है स्ट्रे लॉसेस को पता करने के लिए। किसको? स्ट्रे लॉसेस को। ये फर्स्ट नंबर। अब स्ट्रे लॉसेस होता है क्या, ये थोड़ा सा समझ लीजिए। स्ट्रे लॉसेस कहने का मतलब ये चीज होता है कि मान लीजिए कि आप मोटर को पावर सप्लाई दिए, मोटर क्या होगा, चलना शुरू कर देगा। मोटर को पावर सप्लाई देते ही मोटर चलना शुरू हो गया, उसके बाद पावर को ऑफ कर दीजिए। पावर को ऑफ करने पर क्या मोटर एकाएक बंद हो जाता है? नहीं होगा बंद, वो कुछ देर तक के क्या होगा, 4-5 सेकंड तक के, 10 सेकंड तक के वो चलता रहता है मोटर। तो उसी का टेस्ट किया जाता है कि अगर हम मोटर को पावर सप्लाई दे करके और उसको ऑफ करते हैं तो मोटर कितनी देर चलती है, वो स्ट्रे लॉसेज होती है। ठीक है, अगर ज्यादा देर तक के चल रही है, मतलब 10 सेकंड से ज्यादा तक के चल रही है, तो ये चीजें जान लीजिए कि उसमें स्ट्रे लॉसेज ज्यादा है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। स्ट्रे लॉसेज, इसी को पता करने के लिए स्ट्रे लॉसेज का मंदन का जो है क्या क्या परीक्षण किया जाता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा ये सब क्वेश्चन। चलिए अगला नंबर देखिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि यदि डीसी शंट मोटर के, मान लीजिए कि यदि डीसी शंट मोटर की आपूर्ति टर्मिनल को आपस में बदल दिया जाए तो क्या होगा। ठीक है, मतलब डीसी शंट मोटर है, उसकी क्या किया जाता है कि टर्मिनल को बदल दिया जाता है। टर्मिनल बदलने का क्या मतलब होता है कि प्लस को माइनस में, माइनस को प्लस के चेंज कर दीजिए। जब डीसी शंट मोटर के टर्मिनल को आपस में चेंज कर दीजिएगा तब क्या होगा। जनरली आप देखे होइएगा कि मोटर जो होता है, डीसी मोटर जो होता है, तो उसके टर्मिनल को आप चेंज कीजिएगा तो उसका रोटेशन उल्टा हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि पेंसिल वाला बैटरी लीजिएगा, छोटा सा मोटर ले लीजिए, इसको प्लस वाला प्लस से कनेक्ट कीजिए, माइनस को माइनस कनेक्ट कीजिए, मोटर नचना शुरू हो जाएगा। और उसके बाद जो है प्लस वाला को माइनस में लगा दीजिए, माइनस वाला को प्लस में लगा दीजिए, ये उल्टा नचना शुरू हो जाता है मोटर। जनरली छोटा मोटर डीसी जो मोटर होता है उसकी बात बताते हैं, एक बार टेस्ट कर लीजिएगा, पता लग जाएगा। लेकिन अगर हम बात कर लेते हैं डीसी शंट मोटर की, तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप टर्मिनल जैसे भी चेंज कर दीजिए, कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। वो हमेशा पहले जैसा चलता था वैसे ही चलेगा, चाहे आप प्लस से माइनस कर दीजिए, माइनस से प्लस कर दीजिए, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है उसके टर्मिनल चेंज करने से। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। आपका आंसर जो होगा ये फोर्थ नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्त, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। चलिए अगला देख लीजिए। अगला दे दिया कि वार्ड लियोनार्ड नियंत्रण जो है मूलतः एक क्या है, ये हमें जानना है। देखिए वार्ड लियोनार्ड क्या है, एक कंट्रोलर जो है, एक तरह का, ये किस तरह का कंट्रोलर है, एक वोल्टेज कंट्रोलर मेथड होता है ये वार्ड लियोनार्ड जो होता है। अगर आप इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में पढ़े होइएगा तो खैर आपको पता ही होगा कि वार्ड लियोनार्ड जो होता है वो वोल्टेज कंट्रोलर होता है, वोल्टेज कंट्रोलर मेथड होता है। तो ये आपका क्या होगा कि ये फर्स्ट नंबर आंसर करेक्ट होगा। इससे होता क्या है, तो ये मोटर, डीसी मोटर जो होता है उसकी वोल्टेज को कंट्रोल किया जाता है। वोल्टेज को कंट्रोल क्यों किया जाता है, क्योंकि उसकी स्पीड को कंट्रोल करना होता है। ठीक है, तो स्पीड को कंट्रोल करने के लिए वार्ड लियोनार्ड जो उसका मेथड है वोल्टेज कंट्रोलर, उसका इस्तेमाल करके उसकी मोटर के स्पीड को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, चलिए अगला नंबर देखिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन, ये चीजें दे दिया है कि निम्नलिखित में से कहता है कि कौन सा डीसी मशीन कहता है कि डीसी मशीन में पोल स्विच का कार्य नहीं है। देखिए पोल स्विच का कार्य कौन सा नहीं है, ये हमें जानना है। डीसी मशीन पड़े होइएगा, स्विच की तरह ही रहता है, जिसपे क्या होता है कि डीसी मोटर रखा होता है, तो पोल स्विच उसको नाम कहते हैं। ठीक है, तो वो पोल स्विच का काम क्या होता है, पोल स्विच का काम क्या नहीं है, ये हमें जानना है ना। हाँ ठीक है, तो पहला नंबर आपका नहीं होगा क्या कि भंवर धारा का हानि को कम करने के लिए ये डीसी स्विच का जो है, डीसी स्विच का कार्य नहीं होता। डीसी मोटर में स्विच का काम नहीं होता। ये बम्पर धारा कौन कम करता है, तो ईडी करंट कम कौन करता है, ये उस पर लेमिनेट हम कर देते हैं, मोटर के कोड को लेमिनेट कर देते हैं, वही ना हमारा क्या करता है कि उसको ईडी करंट को कम करने का काम करता है, ना कि ये स्विच जो है काम करता है, पोल स्विच काम नहीं करता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। चलिए अगला नंबर देखिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन आपको दे दिया है कि डीसी मोटर के मामले में कहता है, डीसी मोटर के मामले में कहता है कि अधिकतम शक्ति के लिए शर्त क्या होना चाहिए, ये हमें जानना है। ठीक है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ होना चाहिए दोस्त, मैक्सिमम पावर कहिए एक तरह से, किसमें होना चाहिए, किस तरह से होना चाहिए डीसी मोटर के लिए, ये हमें जानना है। देखिए डीसी मोटर का मैक्सिमम पावर निकालने के लिए, क्योंकि इस पे नंबरिकल भी पूछे जाते हैं, एक बात ध्यान रखिएगा, नंबरिकल आपको पूछे जाएंगे। देखिए इसमें क्या होता है कि अगर मैक्सिमम उसकी पावर आपको चेक करनी है तो उसके लिए क्या होता है कि बैक ईएमएफ जानते हैं कि बैक ईएमएफ जो होता है वो क्या होता है कि जितने भी पावर हम सप्लाई करते हैं तो उसका आधा
पावर जो सप्लाई करते हैं ठीक उसके आधे के बराबर जो है बैक ईएमएफ होता है। ठीक है, मतलब देखा जाए तो ये सेकंड नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा कि बैक ईएमएफ जो होगा इक्वल टू हाफ आपूर्ति वोल्टेज, मतलब जो सप्लाई वोल्टेज देते हैं उसका आधा। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा क्योंकि इस पे न्यूमेरिकल आपको पूछे जाते हैं, पूछे जाएंगे, आएंगे क्वेश्चन, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला नंबर देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन ये दिया कि यदि डीसी मोटर चलते समय कहता है कि संट मोटर को क्षेत्र जो है मान लीजिए कि अगर ओपन हो तो क्या होगा, ये हमें जाना है। तो देखिए अगर मोटर है, मोटर चलते समय डीसी संट मोटर का जो फील्ड होता है उसका अगर मान लीजिए कि खुला रह गया तब उस कंडीशन में क्या होगा दोस्त। और मान लीजिए कि अगर ऐसा होता है तो बहुत क्षति हो सकता है, क्या होगा ये चीजें जान लीजिए। देखिए मोटर को तो नुकसान पहुंचेगा पहुंचेगा ही, जैसे ही मान लीजिए कि अगर मोटर चल रहा है संट मोटर का जो है मान लीजिए कि उसका फील्ड जो है ओपन हो गया तो मोटर फील्ड ओपन होने से क्या होती है दोस्त, उसमें लॉसेज होना शुरू हो जाती है। क्या लॉसेज हो जाएगी थोड़ा सा ये जान लीजिए, मोटर काफी स्पीड से चलना शुरू हो जाती है, उसकी कॉइल जो है जल सकती है, मोटर जल सकती है, इसलिए फील्ड को ओपन कभी नहीं छोड़ा जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं, देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये दे दिया है कि निम्नलिखित में से कहता है कि कौन सा परीक्षण, निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण जो है सभी प्रकार के डीसी मशीनों पर जो है किया जाता है, मतलब डीसी मोटर पे भी किया जा सकता है, हर एक डीसी मोटर पे किया जाता है। देखिए ये किया जाता है ब्रेक परीक्षण। क्या किया जाता है, ब्रेक परीक्षण, ध्यान रखिएगा ये फोर्थ नंबर। ब्रेक परीक्षण जो होता है जितने भी डीसी मशीन होते हैं या जितने भी डीसी आप कहिए ये चीजें मोटर होती है उस पर ये सभी टेस्ट किए जाते हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि एक डीसी सीरीज मोटर में कहता है कि आर्मेचर मान लीजिए कि 50 आर्मेचर करंट जो होती है उसको 50% अगर कम कर दिया जाए तो कहता है उसका टॉर्क किसके बराबर होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको हम पहले बता दिए हैं, इंपॉर्टेंट है। देखिए डीसी सीरीज मोटर की अगर बातें कर लेते हैं, अगर उसमें आर्मेचर करंट को 50% अगर आप कम कर देते हैं तो ये चीजें जान लीजिए टॉर्क किसके बराबर होगा, 25% के बराबर होगा। ठीक, उसका आधा हो जाता है, तो पिछला जितना भी टॉर्क रहा होगा उसका क्या होता है कि ये 25% उसका हो जाएगा, 50 का आधा हो जाएगा 25%। ध्यान रखिएगा ये थर्ड नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं, देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि कहता है कि डीसी मशीन में अवशिष्ट कहता है अवशिष्ट चुंबकत्व जो है किस क्रम का होता है, ये हमें जानना है। देखिए अवशिष्ट कहने का मतलब क्या, अवशिष्ट चुंबक मतलब कि बेस्ड मैग्नेटिज्म कहिए या रेसिडुअल मैग्नेटिज्म कहिए, उसका वैल्यू कितना होता है ये हमें जानना है। देखिए अवशिष्ट चुंबकत्व की अगर बात कर लेते हैं तो वो 2 से 3% होती है। कितना, किसी भी डीसी मशीन में अवशिष्ट चुंबकत्व जो होती है वो कितना होता है, 2 से 3% होती है। ध्यान रखना है, ये आपका क्या होगा कि फर्स्ट नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा कि 2 से 3% होती है, पूछे जाते हैं, ध्यान में रखना है। चलिए तो दोस्त इतने क्वेश्चन थे आपके डीसी मोटर से, पिछले दिन भी आपको डीसी मोटर हमने पढ़ा दिया था, बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए थे, जा करके पिछला जो है देख लीजिएगा वीडियो, और ये वीडियो देख लीजिएगा। टोटल डीसी मोटर से बहुत सारे क्वेश्चन हमने करा दिए। अगर डीसी मोटर से एएलपी के सीबीटी 2 में इलेक्ट्रिशियन थ्योरी में अगर क्वेश्चन आती है दोस्त, इससे बाहर नहीं जाएगा, इसी से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अब अगले दिन क्या करेंगे कि आपके लिए एक नए टॉपिक लेकर के आएंगे, तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो लोगों का एएलपी फर्स्ट सीबीटी निकल चुका है दोस्त, तो सेकेंड सीबीटी 2 के लिए जो है हमेशा प्रिपेयर्ड रहिए, क्योंकि एग्जाम का समय नहीं है, तैयारी अच्छे से करना है। तो ज्यादा वक्त लगता नहीं है, छोटा सा वक्त लगता है, थोड़ा सा वक्त लगता है, आराम से तैयारी से कर सकते हैं। ठीक है, बाकी पीडीएफ आप क्या कीजिएगा कि टेलीग्राम से ले लीजिएगा, टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहीं पे आपको क्या करेंगे पीडीएफ सेंड कर देंगे। ठीक है, चलिए फिलहाल हमें क्या कीजिए कि दोस्त इजाजत दीजिए, क्योंकि फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक जय हिंद दोस्तों।